नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 21 अगस्त, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले कोई छोटा सा निवेदन, अगर आपने बीपीएल न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। जी दरअसल हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को राहत मिली और रामपुर में निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण को गिराने के मामले में उन्हें राहत दी गई है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल की बिल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। अदालत ने रामपुर विकास प्राधिकरण को अगले 10 दिनों तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है। अदालत ने प्राधिकरण से 10 दिनों में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। हालांकि अदालत ने प्राधिकरण के आदेश पर पूरी तरीके से रोक लगाने वाले आजम की अपील को ठुकरा दिया है, लेकिन 10 दिनों तक फिलहाल रोक लगाई है और दोनों पक्षों के सुनने के बाद अब 10 दिनों बाद जो फैसला निकलता है वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होने वाली है। दरअसल आजम खान की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान, स्कूल व दुकानें उससे भी आगे हैं, लेकिन प्राधिकरण सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अदालत ने इस बिंदु पर प्राधिकरण के जवाब दाखिल करने को कहा है। प्राधिकरण के सचिव सोमवार को खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले 16 अगस्त 2019 को आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट की दीवार तोड़ दी गई थी, क्योंकि सिंचाई विभाग के नाले पर होटल की दीवार बनी हुई थी। वहीं इस कार्रवाई के बाद डीएम अंजनेश कुमार सिंह ने कहा है दीवार के मलबे में भी मिली ईंटों की प्रशासन जांच कराएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सब के बीच जिस तरीके से योगी सरकार आजम खान को टारगेट करके मुकदमे दर्ज करा रही है, उन सब में एक छोटी सा राहत आजम खान को हाई कोर्ट ने दिया है और सरकार को बड़ा झटका दिया है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आज फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में समाजवादी पार्टी 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अखिलेश 11:30 बजे सिकोहाबाद के पुस्तकालय भवन का लोकार्पण करेंगे और 12 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव जनसभा में जो कुछ भी बातें होती हैं हम आपको पहले बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष एक बार फिर से योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ बाढ़ से लोग पीड़ित हैं तो दूसरी तरफ महंगाई से यूपी में जनता त्रस्त हो गई है। सरकार मस्त है, अपराधी चरम पर अपराध कर रहे हैं, किसी को कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है और मुख्यमंत्री योगी साहब की कोई सुन भी नहीं रहा है। तो इन सब को लेकर अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना सीएम योगी पर साधा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ से निकल के आ रही है, जहां पर काफी पुराने कांग्रेसी रहे पूर्व विधायक बाहुबली अखिलेश सिंह, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उनका निधन हो गया है। कैंसर से काफी लंबे समय से पीड़ित थे। अब उनकी बेटी अदिति सिंह उनके स्थान पर विधायक है रायबरेली से। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि लखनऊ में निधन हुआ है। लखनऊ की पीजीआई में अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रायबरेली के लोलोपुर लाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के अनुसार अखिलेश सिंह लंबे समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। उनका इलाज सिंगापुर में भी चला। बताया जा रहा है कि नियमित जांच के लिए वो पीजीआई जाया करते थे, जहां तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एडमिट होना पड़ा और कल सुबह ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। अखिलेश सिंह का जन्म 15 सितंबर 1959 में हुआ था। अखिलेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो रायबरेली की राजनीति के बेताज बादशाह थे। उनकी विरासत उनकी बेटी अदिति सिंह संभाल रही हैं। 2017 में जब मोदी लहर में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके बीच अदिति ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था और एक बार फिर से विधायक बनी थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ी क्षति हुई है अखिलेश सिंह के जाने से, क्योंकि जो गढ़ अभी तक कांग्रेस पार्टी का रहा और जिससे सोनिया गांधी जीतती आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान बाहुबली अखिलेश सिंह का था। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर सरदार पटेल और महात्मा गांधी के खिलाफ की है आपत्तिजनक टिप्पणी। जी हाँ, दरअसल हरदोई में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया के सार्वजनिक मंच पर उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पूरा प्रकरण प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में डालने की भी बात कही है। दरअसल हम आपको बता दें कि पिहानी के अम्बेडकर नगर निवासी सर्वेश जनसेवा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से 2014 में हरदोई लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और वो भाजपा में भी हैं। मंगलवार को सर्वेश जनसेवा ने सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इस मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मीडिया के साथियों से पता चला है
वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मामले पर निर्णय करेंगे। उधर दूसरी ओर सर्वेश जनसेवा ने बताया है कि उनकी आईडी हैक हो गई थी। दोपहर लगभग 3 बजे जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र ने उनसे इस बारे में पूछताछ की तो पता चला, जिसके बारे में कमेंट को डिलीट किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है, इससे मानसिकता झलकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है सैफई से। सैफई में एक बड़ा मामला निकल के आ रहा है, जहां पर मेडिकल छात्रों से लगभग 150 छात्रों की जबरदस्त रैगिंग हुई है और 150 छात्रों के सिर मुड़वा दिए गए हैं, जिससे पूरी तरीके से खलबली मच गई है। जी हाँ, दरअसल इटावा के सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय में 100 से अधिक मेडिकल छात्रों के सिर मुड़वा दिए गए हैं। हॉस्टल से कक्षा और कैंटीन तक उन्हें सिर झुका कर जाना पड़ता है। परिसर से निकलकर रैगिंग की चर्चा शासन प्रशासन तक पहुंची तो खलबली मच गई। मंगलवार शाम को सैफई पुलिस और यूनिवर्सिटी के कुलपति ने छात्रों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के गांव सैफई में बड़े मेडिकल विश्वविद्यालय में MBBS और MS MD पैरामेडिकल आदि की पढ़ाई होती है। इस मेडिकल कॉलेज में 1000 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय में करीब 150 छात्र छात्राएं MBBS कर रहे हैं। इसमें 100 से अधिक छात्र हैं। MBBS की पढ़ाई कर रहे सभी छात्र के सिर मुड़वा दिए गए हैं। इन छात्रों को हॉस्टल से कक्षा तक एक लाइन में सिर मुड़वा कर जाना पड़ता है। इसके बाद कक्षा से कैंटीन तक जाते समय भी सिर झुका कर जाना पड़ता है। मंगलवार को MBBS के छात्रों के साथ रैंकिंग की चर्चा चिकित्सा विश्वविद्यालय से बाहर निकल आई और कुछ ही देर में मामला शासन तक पहुंच गया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार से जवाब तलब किया। शाम करीब 7:30 बजे सैफई थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। पुलिस और कुलपति ने MBBS के सभी छात्रों से रैगिंग के संबंध में पूछताछ की, लेकिन किसी भी छात्र ने पुलिस और कुलपति से शिकायत नहीं की। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय में रैगिंग की शिकायत छात्रों ने ही बाहर तक पहुंचाई। अब वे सीनियर छात्रों के डर से अपने कैरियर की चिंता के कारण मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रैगिंग हुई है, इससे एक बात तो समझ में आती है कि अभी भी वही तानाशाही इस कॉलेजों में चल रही है। पुराने छात्र अभी भी राज कर रहे हैं और रैगिंग ये सबसे खतरनाक घटना है। ऐसे में कहीं न कहीं इस पर शासन और प्रशासन को जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। भीम आर्मी ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और बसों और ट्रेनों से रवाना हुए थे। कल दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़े जाने पर आक्रोशित लोगों ने बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। इससे शामिल होने के लिए सहारनपुर से भीम आर्मी कार्यकर्ता मंगलवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया ने बताया है कि बहुजन समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि सहारनपुर से बसों और ट्रेनों से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली आए हैं, तो अपने आप में दर्शाता है कि एक बार फिर से भीम आर्मी एक्टिव हो गई है। फिर चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है पुलिस विभाग से, पुलिस महकमे से। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि जो लगातार योगी सरकार ये दावे कर रही है कि हम अब यूपी पुलिस की हफ्ते में 1 दिन छुट्टियां देने जा रहे हैं, उसको लेकर एक सच्चाई ये है कि अगर आप छुट्टी पे हैं और अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो आपको 15 मिनट में थाने पर पहुंचना होगा। जी हाँ, अब ऐसी छुट्टी से पुलिस वाले भी डर रहे हैं, ये छुट्टी है या फिर क्या है, 15 मिनट में पहुंचना होगा। यूपी के कानपुर शहर में मंगलवार से पुलिसकर्मियों के लिए प्रौद्योगिकी तौर पर शुरू हो रही वीकली ऑफ सिस्टम में कई तकनीकी पेच हो गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा स्थिति में किसी को साप्ताहिक अवकाश देना संभव नहीं है। इसे देखते हुए रिजर्व डे व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। हालांकि आपातकालीन हालत में संबंधित व्यक्ति को 15 मिनट में ड्यूटी पर पहुंचना होगा। यानी 1 दिन की छुट्टी में अगर आप घर जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं तो आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में 15 मिनट में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो लाइन हाजिर आपको सब कुछ किया जा सकता है। ऐसे में जो योगी सरकार का ये फरमान है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इसको रास नहीं आ रहा है। यूपी पुलिस का मानना है कि ये सब वही बात हुई जो पहले पुरानी व्यवस्था थी, ये लगभग वही व्यवस्था, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है UN से, जहां पर एक बार फिर से UN में फेल होने के बाद बौखलाए पाक ने आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद अब मामले को ICJ ले जाने की तैयारी में है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN में करारा झटका लगने के बाद पाकिस्तान बौखलाए हुए और आर्टिकल 370 के मुद्दे पर अब वो इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसकी घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के भारत सरकार के फैसले को लेकर पाकिस्तान बुरी तरीके से तिलमिलाया है। इस मामले पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी है।
यूएनएससी में सिर्फ चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, अन्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मामला बताते हुए किसी भी तरीके से चर्चा से इनकार कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसे आईसीजे में ले जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि हम आपको बता दें कि वहां भी पाकिस्तान को करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, उसमें तीसरे का कोई दखल अंदाजी चलेगा भी नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर पर रोक लिए गए गुलाम नबी आज़ाद और उनको दिल्ली लौटाया गया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद जा रहे थे, लेकिन दूसरी बार उनको जम्मू एयरपोर्ट पर रोका गया है। एक पहली बार कश्मीर एयरपोर्ट पर, तो दूसरी बार जम्मू एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उसके बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद मोदी सरकार पर भड़क पड़े और उन्होंने कहा है कि ये इंटॉलरेंस पूरी तरीके से इंटॉलरेंस चल रहा है मोदी सरकार में। उन्होंने कहा कि हमें घर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है, हमको उसमें हिस्सा लेने जाना है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद को दिल्ली, लेकिन कुछ भी बिना सुने उनको दिल्ली वापस भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली से फ्लाइट लेकर पहुंचे थे। दोपहर 2:55 पर वर्तमान प्रशासन के आदेश पर उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया और फिर से उन्हें दिल्ली जाने के लिए फोर्स किया गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी शांति नहीं है। मोदी सरकार और मीडिया केवल और केवल बड़ी बयानबाजी कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। योगी प्रशासन, योगी मंत्रिमंडल में आज हो सकता है बड़ा विस्तार, क्योंकि कई मंत्रियों ने योगी सरकार से दे दिया है इस्तीफा और माना जा रहा है कि आज सभी का एक बार फिर से विस्तार हो सकता है। दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 11 बजे राजभवन के गांधी सभागार में होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट तथा राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाने वालों को शपथ दिलाएंगी। पहले विस्तार में 1 दर्जन से ज़्यादा नए चेहरों को शामिल किए जाने के संकेत हैं। इस बीच मंत्रिमंडल से विदाई की चर्चाओं के बीच वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, मुकुट बिहारी वर्मा, स्वाति सिंह, अर्चना पांडे, चेतन चौहान और अनुभूपा जायसवाल ने अपना इस्तीफा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। सबसे पहले राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री त्यागपत्र की पुष्टि हुई है। अपने त्यागपत्र में 75 वर्ष की उम्र हो जाने की वजह बताए हैं। इसी के साथ सभी मंत्रियों ने कुछ न कुछ वजह से इस्तीफा दिया और अब आज नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।